Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And we discuss these from Monday to Friday at 10 a.m. बैंकिंग वीडियो कोर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज परचेज़ कर सकते हैं। PM10 आपको कूपन कोड यूज़ करना है और 10% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स हैं या इंडिविजुअल सेक्शंस हैं उन पर। ये प्रीलिम्स से मेंस तक सारा सिलेबस कवर करते हैं और डिफरेंट डिफ़िकल्टी एंड डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं हमने वो सभी कवर किए हैं, तो आप ये वेबसाइट पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। ऑल्सो जो प्रैक्टिस मॉक है उसने अपना RBI ग्रेड बी वीडियो कोर्स लॉन्च कर दिया है 2024 के लिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप हमारा फाउंडेशन कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 कंप्लीट हमने कवर किया है। इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, चैप्टर वाइज क्विजेज़ हैं, मॉक टेस्ट्स हैं और ये हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। ओके, और अगर हम बात करते हैं कि अगर आप फ़ेज़ 1 GA और फ़ेज़ 2 कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वीडियो कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 का GA है और कंप्लीट फ़ेज़ 2 है। इसमें भी लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं और मॉक टेस्ट हैं फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के। तो आप ये चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। ओके, सो आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है नोबल इंटेंशंस। नोबल इज़ जो अच्छी इंटेंशंस, यानी कि जो कुछ किसी चीज़ को करने के लिए हमारी जो इच्छा होती है कि हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारी क्या इंटेंशन है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव की बात हो रही है जो है PM विश्वकर्मा स्कीम, उसके ऊपर है ये। तो आप इसको क्विकली एक बार रीड कर लो और फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट तो यहाँ जो अभी आपने पैसेज रीड किया है तो उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसे हम सेशन के एंड में डिस्कस करेंगे। तो आप जो आपको करेक्ट लगता है आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में है। किस बारे में है ये? अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट ऑन वेंसडे to help traditional craftspeople and artisans can provide an economic boost to these professionals। क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम से जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, जो कारीगर हैं, जो अपने जो जनरेशन से करते आ रहे हैं वर्क, जैसे कि कोई चीज़ वीव करना हो, बुनना हो या फिर तराशना हो, यानी कि जो मार्बल के ऊपर जो है स्टोन वर्क होता है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग टाइप के क्राफ्ट पीपल होते हैं। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतनी इम्प्रूव नहीं हो रही, काफ़ी केसेस में ख़राब हो रही हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जो है PM विश्वकर्मा स्कीम। तो वो वेंसडे कैबिनेट ने अप्रूव की, और वो किसके लिए? ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल एंड आर्टिजन्स कैन प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बूस्ट। तो इस स्कीम्स की मदद से उन लोगों को जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल हैं, आर्टिजन्स हैं, उन्हें एक इकोनॉमिक बूस्ट यानी कि इकोनॉमिक हेल्प मिल सकती है to these professionals। Announced by Prime Minister Narendra Modi during his Independence Day speech, this scheme with an outlay of 13,000 करोड़। आउटले जब एक सम हम डिसाइड करते कि ये स्पेंड किया जाएगा, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 13,000 करोड़ रुपीस इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए स्पेंड किए जाएंगे, तो इसलिए हमने वहाँ वर्ड यूज़ किया आउटले, ठीक है। तो जब भी किसी एक कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करने के लिए ईयर मार्क करती है, कहीं की डिसाइड करते हैं कि इतना अमाउंट हम स्पेंड करेंगे इस पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आउटले। प्रोवाइड्स लोन्स ऑफ अप टू अ टोटल ऑफ ₹3 लाख इन 2 ट्रांचेस एट अ कंसेशनल रेट ऑफ 5%। तो इस स्कीम के अंडर क्या होगा कि 3 लाख तक का लोन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल हैं वो ले सकते हैं 2 ट्रांचेस, यानी कि ट्रांच होता है कि जो कितने बार में एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी, ठीक है। तो अगर 2 ट्रांचेस यानी कि 2 बार में वो इतना मनी टोटल ऑफ 3 लाख का लोन वो ले सकते हैं एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। कंसेशनल होता है नॉर्मल से कम। तो जो अगर आप लोन लेने चाहोगे तो आपको एक पर्टिकुलर जैसे 10, 12, 13% आपको इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन क्योंकि ये अपलिफ्टमेंट के लिए है जो कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के, तो इसलिए उन्हें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मल जो इंटरेस्ट रेट है उससे कम दरों पर उन्हें जो है लोन दिया जाएगा।
It covers individuals from 18 trades such as cobblers, toy makers, laundrymen, barbers, masons and coir weavers. तो अलग अलग 18 ट्रेड्स हैं. ट्रेड्स क्या होते हैं? प्रोफेशंस. ठीक है, यूजुअली जिसमें मैनुअल स्किल चाहिए होती है, ऐसे प्रोफेशंस को हम ट्रेड्स भी कहते हैं. तो ट्रेड करना एक होता है कि व्यापार करना, सामान को खरीदना और बेचना. एक ट्रेड होता है प्रोफेशन. ओके, तो यहाँ पर 18 ट्रेड्स हैं. वो ट्रेड्स यहाँ पर मेंशन है, अलग अलग कॉबलर्स हैं, वीवर्स हैं, टॉय मेकर्स हैं, मेसन्स हैं. अच्छा, कॉयर क्या होता है? आपने सुना होगा. एक होता है कॉयर, और दोनों में क्या फ़र्क है? एच का फ़र्क है. ठीक है, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है? अब देखो, जो भी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं तो हमें उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए. इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो कॉन्टेक्चुअल यूसेज के क्वेश्चंस. तो कॉयर होता है, ये एक कोकोनट का जो हस्क होता है, ठीक है, जो फाइबर होता है कोकोनट का, उससे जो रस्सी बनाई जाती है, तो कॉयर वो फाइबर होता है कोकोनट का. CHOIR, कॉयर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स. ठीक है, जैसे चर्च में कॉयर होता है, तो CHOIR जिसमें वो सिंगर्स होते हैं, और COIR जो होता है वो नारियल का जो फाइबर होता है वो. तो यहाँ पर कॉयर ट्रेडर्स, कॉयर वीवर्स की बात की है, तो अगर आप यहाँ पर CHOIR लिख दोगे तो वो गलत होगा. तो अगर ये सेंटेंस गिवन होता और यहाँ पर COIR की जगह CHOIR लिखा होता तो वो इनकरेक्ट होता कॉन्टेक्चुअली. ठीक है, क्योंकि कॉयर को आप वीव कर सकते हो, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को आप वीव नहीं कर सकते. ओके, ठीक है, चलो. तो छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है. The government expects about 5 lakh families to be covered in the first year and 30 lakh families to benefit from the scheme over 5 years. तो आई थिंक ये क्लियर है कि फर्स्ट ईयर में 30 लाख फैमिलीज, और 5 lakh families in the first year and 30 lakh families in the next 5 years. But the scheme can help craftspeople and artisans only to the extent of freeing them from the difficulties they now face in accessing affordable credit from the formal banking system. क्या होता है, जनरली पुअर पीपल जो है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्रेडिट लेने में. और आपने सबने सुना होगा कि जैसे पुअर फार्मर्स थे तो मनी लेंडर्स थे, साहूकार से जो लोन लेते थे, तो क्यों लेते थे? क्योंकि वो फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लोन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास जो है जैसे ITR रिटर्न्स नहीं होते, या फिर सेल्स के लिए इनवॉइसेस नहीं होते शो करने के लिए बिजनेस के. उसके अलावा उनके पास इनकम प्रूफ्स नहीं होते, प्रॉपर्टीज़ नहीं होती कई केसेस में मॉर्गेज करने के लिए. तो इस वजह से वो यूजुअली इनफॉर्मल चैनल से क्रेडिट लेते हैं. तो ये स्कीम कहाँ हेल्प करेगी? ऐसी फैमिलीज़ को फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी कि बैंक से और या दूसरे जो फॉर्मल लेंडर्स हैं उनसे वो लोन्स ले सकेंगे. उसमें क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पर जो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो कम होते हैं और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो रेगुलेटेड होते हैं बाय RBI. तो वहाँ एक्सप्लॉयटेशन को मिनिमाइज़ करेगा उनके. तो यहाँ पर यही लिखा है कि लेकिन बट, ठीक है, कंट्रास्टिंग क्यों है? क्योंकि ये ऑल्दो बहुत बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए, लेकिन ये सिर्फ कहाँ तक ही मदद करेगा? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीइंग देम फ्रॉम द डिफ़िकल्टीज दे नाउ फेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल क्रेडिट. तो उन्हें लोन्स लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, from the formal banking system. However, the support extended to these struggling artisanal communities could come with its own risks in the way of unintended consequences. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लेकिन ये तो ठीक है कि उनको लोन लेना में आसानी होगी, लेकिन जो ये सपोर्ट हम दे रहे हैं इन फैमिलीज़ को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको हम जो लोन दे रहे हैं, इट कुड हैव इट्स ओन रिस्क. इसमें अपने कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हमने पहले नहीं सोचे हुए, या जो हम नहीं चाहते थे कि हों, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इसके. द चैलेंजेस दे फेस आर फार डीपर दैन जस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट. क्योंकि जो मेन क्या है कि क्या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ही उनकी जो कंडीशन है उसका मेन रीज़न है? नहीं, क्योंकि देखो, चैलेंजेस दे फेस आर फार डीपर, उससे काफ़ी ज़्यादा और सीरियस जो है चैलेंजेस वो फेस करते हैं. सिर्फ क्रेडिट की अवेलेबिलिटी ही इशू नहीं है, ठीक है. By far the biggest of these that traditional art and craft professionals face is either the lack of patronage for their goods and services in the wider marketplace, or in the case of other trades, a skewed undervaluation of their economic output. तो कौन से challenges हैं जो face करते हैं traditional crafts people?
तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट नहीं है, बल्कि वो चैलेंजेस हैं कि लैक ऑफ पैट्रोनेज इज सपोर्ट। आप कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई एक वर्कर है, वो वीव करता है एक पर्टिकुलर टाइप के कारपेट्स, और आप वो कारपेट खरीदते हो, तो आप एक तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, वर्क प्रोवाइड कर रहे हो। लेकिन अगर बायर्स ही नहीं होंगे उस पर्टिकुलर कारपेट के, तो वो वीवर जो उसने स्किल सीखी है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से जो स्किल सीखी है, ठीक है, वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, वो और कारपेट्स नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोई बायर्स ही नहीं है उसके प्रोडक्ट के। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा है कि पैट्रोनेज नहीं है, यानी बायर्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते, बायर्स की कमी है तो ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज इन द वाइडर मार्केट प्लेस। दूसरा, और इन द केस या तो ये चैलेंज है, या फिर दूसरा चैलेंज है जैसे कि बाकी ट्रेड्स में है। बाकी ट्रेड्स क्या होते हैं? डिफरेंट प्रोफेशंस। तो जैसे बाकी प्रोफेशंस में अ स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ देयर इकोनॉमिक आउटपुट। स्क्यूड होता है डिस्टॉर्टेड, यानी कि जो असली नहीं हो, ठीक है, जो क्लियर, जो सही तरीके से ना प्रेजेंट किया गया हो। तो स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन, जो भी वो काम करते हैं उसके उनको जो मनी है वो सही प्रोपोर्शन में नहीं मिलती। जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो वर्क करते हैं, तो जितनी अर्निंग होती है वो उससे कमेंसरेट या फिर उसके इक्विवेलेंट नहीं है। ओके, तो ये है स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन। जो भी वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। और ये दो इश्यूज़ है, एक तो बायर्स नहीं है, और अगर बायर्स हैं भी तो वो उनको राइट प्राइसेस नहीं दे रहे हैं। Crucially, the lack of access to formal credit may simply be a symptom rather than the cause of the underlying problem these communities face. तो एक होता है सिम्टम और एक होता है कॉज। जैसे कोई डिजीज़ होती है, अगर आपको फीवर है, ठीक है, फीवर इज़ अ सिम्टम, ठीक है। अगर वो डेंगू है, मलेरिया है, तो वो पर्टिकुलर कॉज है उस कंडीशन का, लेकिन फीवर जो है वो एक सिम्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि हो सकता है एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट ये सिर्फ सिम्टम है, असली प्रॉब्लम तो कुछ और है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम मतलब जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। अंडरलाइंग क्या होता है? जो नीचे, जो अंडरलाइंग मतलब किसी चीज़ के नीचे है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हमें दिख नहीं रही, वो उस ये फॉर्मल क्रेडिट की जो कमी है, ये उसका एक सिम्टम है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसका। No government scheme can help these communities in the long run unless it helps them overcome the fundamental problem of a lack of economic viability of their output. और यही तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। चाहे हम कितना भी हम क्रेडिट प्रोवाइड करें, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हम लेकर आए, वो लॉन्ग रन में, लंबे टाइम में कब तक उन्हें क्यों बेनिफिट नहीं करेगी? जब तक कि वो ये फाउंडेशनल प्रॉब्लम, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, उसको वो एड्रेस नहीं करती, उसको सॉल्व नहीं करती, जो कि है लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी। वायबिलिटी किसी चीज़ के सक्सेसफुल, कोई चीज़ सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस होते हैं, पॉसिबल है या नहीं है इकोनॉमिकली कोई चीज़ सक्सेसफुल है। अब आप कारपेट बना रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर जितना टाइम स्पेंड करते हो, मटेरियल स्पेंड करते हो, आपका अराउंड 10,000 कॉस्ट है, और आप उसको सेल कर पा रहे हो 12,000 में या 11,000 में। तो इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं, क्या आप उससे सस्टेन कर सकते हो या नहीं सस्टेन कर सकते? तो यूजुअली जो प्रोडक्ट्स ये फैमिलीज़ बना रही हैं वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, और इस प्रॉब्लम को अभी तक ये जो भी स्कीम्स हैं वो एड्रेस नहीं कर रही हैं डायरेक्टली। More seriously, if the scheme fails to open up new markets and simply extends loans to these communities in the name of promoting their welfare, it runs the risk of leaving not only the intended beneficiaries but also their families deeper in debt. तो क्या होगा? अभी तो हम उनकी हेल्प के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 3 लाख रुपीज़, लेकिन अगर उनके जो मार्केट्स हैं उनको एक्सेस ही नहीं होगी, तो क्या होगा? लोन्स जो है वो माउंट होते जाएंगे, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक नहीं पा रहे, या फिर जो है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, और उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो क्या होगा? लोन्स बढ़ते जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी, कि जो आर्टिजन्स हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, ठीक है, वो नॉट ओनली अनइंटेंडेड बेनिफिशरीज बट ऑल्सो देयर फैमिलीज डीपर इन डेट, वो और ज़्यादा कर्जे में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एड्रेस नहीं की गई है, ठीक है।
by laying stress on the intergenerational nature of knowledge dissemination in these communities, the scheme could end up leaving the next generation willy-nilly stuck for perpetuity in these traditional low-paying trades, many of which are practiced in a caste straitjacket. अब यहाँ पर हम बात करें कि जो स्कीम है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है, वो कह रही है कि ये इंटरजनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन है। ऐसा ही होता है वीवर कम्युनिटीज़ में कि जो फादर है वो जैसे अगर वीविंग करता है तो वो अब नॉलेज जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे वो नॉलेज पास ऑन होती जाती है और सब वही एक ही ट्रेड में वर्क करते हैं, एक ही प्रोफेशन। ठीक है, तो जो स्कीम है वो इसी चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि इंटरजनरेशनल नेचर ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन जो नॉलेज को बांटना, तो इसी को रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव जो है वो क्या इफेक्ट हो सकता है कि द स्कीम कुड एंड अप लीविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली नीली स्टक। विली नीली मीन्स कि जिसके पास कोई चॉइस ना हो। तो अगर यही चीज़ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करती है, स्कीम की नॉलेज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ट्रांसफ़र होगी, तो नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन भी यही वर्क करते रहेंगे और वो परपेचुटी, और वो हमेशा के लिए, परपेचुटी इज़ समथिंग विच लास्ट फॉर एवर, जो हमेशा के लिए रहती है। तो इसकी वजह से वो हमेशा इसी प्रोफेशन, इन्हीं लो पेइंग जॉब्स में, लो पेइंग जो प्रोफेशन है इसी में ही वो फंसे रहेंगे। ठीक है, मैनी ऑफ विच आर प्रैक्टिस इन अ कास्ट स्ट्रेट जैकेट। और काफ़ी ऐसे प्रोफेशंस जो है वो कास्ट से डिटरमाइन होते हैं। तो वो कास्ट स्ट्रेट जैकेट मतलब कि कोई चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को लिमिट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे ट्रेडिशनली जो प्रोफेशंस है वो काफ़ी डिसाइडेड है। ठीक है, और इसी की वजह से अगर वो इन्हीं प्रोफेशंस में फंसे रहते हैं तो वो कास्ट का जो इम्पैक्ट है उनके ऊपर वो भी रहेगा, और वो जो कास्ट का जो इन प्रोफेशंस पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी चलता रहेगा आगे। The Vishwakarma scheme includes skilling programs that offer a nominal stipend as well as financial help to purchase modern tools। तो एक स्टाइपेंड भी मिलेगा इस स्कीम के अंडर। नॉमिनल मतलब कि बहुत थोड़ा सा, यानी कि ऑफ लिटिल वैल्यू। ठीक है, तो वो स्टाइपेंड क्या होता है, आपके खर्चे के लिए आपको कुछ मनी प्रोवाइड की जाती है बाय एम्प्लॉयर और बाय द गवर्नमेंट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलता है, अगर स्टूडेंट्स किसी दूसरी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर रहने का, खाने का वो खर्चा जो मिलता है वो स्टाइपेंड होता है। सैलरी इज़ डिफरेंट, सैलरी इज़ व्हाट यू गेट फॉर वर्क यू डू। स्टाइपेंड इज़ डिफरेंट, वो होता है आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो पे किए जाते हैं। तो कुछ स्टाइपेंड जो है वो और फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि वो मॉडर्न टूल्स मिल पाए, ले पाएँ वो, और कुछ स्किलिंग प्रोग्राम्स वो कर पाएँ। ठीक है, अल्टीमेटली The success of this well-intentioned scheme will hinge on its implementation। अब ये स्कीम तो वेल इंटेंशनड है, इसके इंटेंशन है कि जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, आर्टिजनल कम्युनिटीज़ हैं, उन्हें चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि उनकी बेटरमेंट हो। ठीक है, लेकिन इस स्कीम की जो सक्सेस है वो डिपेंड करेगी, हिंज ऑन मीन्स इट विल डिपेंड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा स्कीम को। An area where the government would do well to rope in professionals with the know-how and entrepreneurial flair to help the craftspeople and artisans upgrade their offerings। और ये कब होगा, अगर इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट कैन रोप इन, यानी इंक्लूड करना। तो वो गवर्नमेंट को इंक्लूड करना चाहिए प्रोफेशनल्स को जिनके पास नॉलेज है, नो हाउ इज़ नॉलेज, और ऑन्टरप्रेन्योरियल फ्लेयर है। ऑन्टरप्रेन्योर एक जो कोई ऐसा पर्सन जो अपना एक नया आइडिया लेकर आता है, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है। और फ्लेयर इज़ टैलेंट, तो जिनके पास ऑन्टरप्रेन्योरियल टैलेंट है उन प्रोफेशनल्स को इंक्लूड करना चाहिए स्कीम में, ताकि वो अपनी नॉलेज शेयर कर सके जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ, ताकि जो क्राफ्ट्स पीपल हैं वो अपने ऑफरिंग्स को, जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उन्हें अपग्रेड कर सके, उसमें वैल्यू ऐड कर सकें, या फिर जो मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सके। ठीक है, टू केटर टू न्यू मार्केट्स, व्हेन यू केटर टू समथिंग यू फुलफिल द डिमांड्स, तो वो मार्केट के डिमांड्स को फुलफिल कर पाएँ अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। एंड टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, टैप मीन्स यूटिलाइज, टेक द बेनिफिट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ हमने यही देखा। अब यहाँ पर
स्कीम के क्या स्कीम को क्रिटिसाइज़ किया गया है सिवियरली? नहीं। स्कीम को कहा गया वेल इंटेंशनड है स्कीम, और वो जो एक चीज़ को एड्रेस करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को एड्रेस करता है, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज से चीप रेट्स पे क्रेडिट मिलेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन ये फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि जो राइट प्राइसेस नहीं मिलते उनको, या फिर कस्टमर्स नहीं होते उनके प्रोडक्ट्स परचेज करने के लिए, जो कि फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और अगर ये एड्रेस नहीं होती तो हो सकता है कि स्कीम के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो, ऐसे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिले जो हम नहीं चाहते थे, हमारी जिसकी इंटेंशन नहीं थी। जैसे कि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो फैमिलीज लोन्स ले रही हैं जो वो डेट में फंस जाए, ठीक है। तो ये एक कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये स्कीम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन कि कैसे वो एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि अपनी नॉलेज, या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि अपनी नॉलेज शेयर कर सकें आर्टिजन्स के साथ, या फिर जो क्राफ्ट पीपल हैं उनके साथ, तो ताकि वो मार्केट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स एंड ऑफरिंग्स को चेंज कर सके, मॉडिफाई कर सके। और ओके, एंड टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, वेट कर लेते हैं कुछ सेकेंड्स। ओके, सो एंड टैप फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़ों का फ़ायदा उठा सके। तो ये इस तरीके से, तो ये इट्स एंड में जो है ये एक पॉजिटिव, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है कि ये स्कीम भी बेनिफिशियल हो सकती है अगर ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो चलो, तो एक क्वेश्चन था कि नॉमिनल, हमने अभी वर्ड देखा पैसेज में, नॉमिनल का क्या मीनिंग था? ठीक है, तो यहाँ पर नॉमिनल स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, यानी कि बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ होती है तो नॉमिनल स्टाइपेंड है। अच्छा, अब उसका ऑपोजिट हमें बताना है, ठीक है। तो क्या होगा? स्पार्स, इनएविटेबल, एग्रीएबल, प्रोहिबिटिव, या फिर टर्बुलेंट। स्पार्स तो होता है थिनली स्प्रेड या कम अमाउंट में, तो ये कुछ सिमिलर मीनिंग आ रहा है उसके जैसा, लेकिन हमें तो ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, ठीक है। इनएविटेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो एक तो कि नॉमिनल बहुत कम वैल्यू, ठीक है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो उसका ऑपोजिट नहीं है। एग्रीएबल, एग्रीएबल कौन होता है? जो एग्री कर जाए आपसे, ठीक है, यानी आसानी से जो दूसरों की बात मान ले। ओके, तो एग्रीएबल इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ नॉमिनल। प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिशन क्या होता है? रोकना, किसी चीज़ को बैन करना। लेकिन प्रोहिबिटिव का एक और मीनिंग भी होता है। प्रोहिबिटिव इज कोई इतना ज़्यादा किसी चीज़ का प्राइस हो कि आप उसको परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रोहिबिटिव जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस और एक बहुत कम वैल्यू, कम कॉस्ट या कम प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस। तो प्रोहिबिटिव जो है वो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। अच्छा, टर्बुलेंट क्या होता है? जहाँ पर शांति नहीं है, जहाँ पर केओस है, जहाँ पर लड़ाई है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो टर्बुलेंट तो नॉमिनल का ऑपोजिट नहीं है, ठीक है। तो डी इसका आंसर होना चाहिए। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मंथली जो है जो भी मंथ में हम वोकैब कवर करेंगे उसके PDF भी आपको अवेलेबल होंगे, और आप उनको फिर वीकली रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।